जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी टॉप 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपकी एग्जाम की जान बनने वाले हैं। तो देखते हैं कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है और 30 में से 25 प्लस क्वेश्चंस है वो सही करते हैं। देखो, आज वाले क्वेश्चंस बिल्कुल इजी नहीं होंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे और पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जिनको सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होता है कि इजी लेवल के क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस। तो आज वाले टेस्ट में हमने तीनों लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं। इनको तो सभी स्टूडेंट कर लेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी जिन्होंने नहीं की तैयारी, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा हुआ वो भी। मॉडरेट लेवल का वो क्वेश्चंस होता है जिस स्टूडेंट ने भाई डेली 1 घंटा 2 घंटा क्लास ली होगी वो आराम से कर लेगा। और हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, हार्ड लेवल का मतलब क्या है कि अच्छे लेवल के। हार्ड ऐसा नहीं कि आपको आए नहीं, हार्ड लेवल का ऐसा है कि जो सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनको कर पाए। तो अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस हमने रखे हैं। तो 10-10 क्वेश्चंस है, तीनों लेवल के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और लास्ट में आप सभी को कमेंट करना है, हर एक स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर है वो क्या रहा है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश वालों को भी इंग्लिश में क्वेश्चंस भी हैं और ऑप्शन भी हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पित्त का निर्माण कौन सा अंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बार बार मैंने आपको याद भी करवाया है, तो सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। ये आपका टेस्ट चल रहा है आप सभी का, तो सभी को क्या करना है, इसका आंसर है वो कमेंट करके बताना है। कोई भी स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कि पित्त का निर्माण कहां पर होता है। तो पित्त का निर्माण आंसर आ गया होगा। पित्त का निर्माण होता है आपका यकृत में, यानी कि आपका लीवर में होता है। ठीक है, पित्त का निर्माण कहां पर होता है, यकृत लीवर में होता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें हमने बताया है क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है। तो आप सभी आंसर कीजिए। तब तक मैं आपको एक बात बताता हूं, जो भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़ा हुआ, इंस्टाग्राम पर भाई वहां पर जुड़ जाना। वहां पर मैं आपके लिए आपके एग्जाम्स तक डेली से 2-3 मिनट का एक वीडियो लेके आता रहता हूं। आज भी मैंने वीडियो डाला है, तो इस क्लास को देखने के बाद इंस्टाग्राम पर जाना। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि आपको पेपर कैसे करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर बनाएंगे बड़ा वीडियो होगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इंस्टाग्राम पर 2-3 मिनट में काम चल जाता है। ठीक है, 3 मिनट से कम का ही वीडियो होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको एग्जाम है वो देना है। तो जो नहीं जुड़ा हुआ वो जुड़ जाना, और जो जुड़ा हुआ है देख लेना, वीडियो आ चुका है, सुबह ही 7 बजे आ गया है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो इसका पाचन शुरू हो जाएगा आपका अमाशय से। कहां से, अमाशय से। जो अपना स्टोमच होता है वहां से इसका जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। ठीक है जी। टाइलिन एंजाइम कहां पाया जाता है, और ये पाचन का नाम आया है ना, तो पाचन की शुरुआत कहां से होती है, पहला स्टेप कौन सा होता है, वो मुंह होता है। लेकिन क्या है, यहां पर प्रोटीन की बात हो रही है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पाचन के लिए मुंह हो जाएगा, या आप इसको मुख लिख सकते हो। ठीक है, यहां से शुरू होता है, और अंतिम क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन प्रोटीन का पाचन क्या है, अंदर जाता है और फिर जाके अमाशय में जाने के शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो हम खाते हैं ना, उसके टुकड़े करते हैं। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है उनको हम छोटे छोटे, क्योंकि चबाते हैं ना, जितना चबाओगे उतना ही छोटा टुकड़ा होके पेट में जाएगा। तो पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। चलो, टाइलिन एंजाइम कहां पाया जाता है, ये अपने को बताना है कि टाइलिन नामक एंजाइम कहां पाया जाता है। तो जब हम चबा रहे होते हैं, आपने देखा होगा जब हम खाना चबाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो थोड़ा सा नरम और थोड़ा सा लिक्विड टाइप का एक चीज मिल जाती है, लार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लार हमारी मिल जाती है, जिससे क्या हो जाता है, वो चिकना बन जाता है और फिर गले से वो आराम से उतर जाता है। चिकना क्यों बनता है, ताकि गले से आराम से उतर जाए, कभी फंसे ना। आपने देखा होगा ना, कभी हम सूखा पदार्थ खा रहे होते हैं तो वो गले में अटक जाता है।
ठीक है, उसके पीछे का रीजन यही होता है, कम चबा के खाओगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चबाया करो, आपकी जो पेट वाली मशीन है ना वो भी अच्छे से काम करेगी। तो कहा क्या हो जाएगा, लार में पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो हमारे खाने को क्या है, कवर कर लेता है और गले से नीचे उतार कर अगले प्रोसेस में भेज देता है। तो वो क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है, सलाइवा में होता है, लार में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग पानी का अवशोषण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाचन का कौन सा भाग है जो पानी का अवशोषण करता है? तो पानी कहां पर अवशोषित होता है ये आपको बताना है। तो पानी का अवशोषण कहां पर होगा, बड़ी आंत में होगा। कहां पर होगा भाई, बड़ी आंत में होगा, बड़ी आंत में। और देखो नाम इसका बड़ा है, वैसे अगर हम बात करें ना, छोटी जो आंत होती है उसकी लंबाई ज्यादा होती है और जो बड़ी आंत होती है उसकी कम होती है। ठीक है, तो आप बड़ी समझ के इसका मत कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। छोटी आंत होती है वो रियल में बड़ी होती है, नाम ही उसका छोटा है। ठीक है, बोलते हैं ना कि वैसे ही लगता छोटा है लेकिन ये बम का गोला है, तो वैसी ही बात है। चलो, तो उसका पानी का अवशोषण कहां पर होता है, बड़ी आंत में होता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। छोटी आंत में उंगली जैसी उभार या विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? छोटी आंत में जो उंगली जैसी उभार होती है, ठीक है, उसका क्या काम होता है, ये अपने को बताना है। बताओ, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसका आपको बताना है, बताइए। तो उसका क्या काम होता है? तो उसका काम होता है अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना। क्या? अवशोषण के लिए, अवशोषित करने के लिए जो सतह क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाता है, तो ये काम होता है अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना। और ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, चलो। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपने सुना होगा ना कि भाई हमारे पेट में एक अम्ल होता है, एक एसिड होता है, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उसको वो गलाने का काम करता है। तभी तो इसलिए बोला जाता है कि भाई जब आप खाना खाते हो ना, उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं हमारे पेट में जाता है, हमारे अमाशय के अंदर जाता है, तो उसके अंदर एक एसिड होता है, उस खाने को पचाने का, गलाने का काम कर रहा होता है। तो वहां पर एनर्जी, देखो जब भी कोई काम होगा आपको पता है कि एनर्जी उत्पन्न होगी। ठीक है, वहां पर क्या बोलते हैं उसको, उष्मा बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो गर्मी उत्पन्न होगी। और ऊपर से आप पानी पी लोगे तो वो आग है ना, वो ठंडी हो जाएगी, जिसके वजह से पाचन स्लो हो जाता है। तो इसलिए खाना खाने के बाद कभी भी पानी मत पिया करो, कम से कम आधा घंटा। ठीक है, आप कूला वगैरह आराम से कर लो, ठीक है, लेकिन वो नहीं खाना, पानी मत पीना। ठीक है, चलो। और अमाशय रस का कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको आप HCl बोल सकते हो, HCl, क्योंकि ऑप्शंस में आपको HCl भी देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है जी। और ये आजकल जो बड़े बड़े पेट आ रहे हैं ना, ठीक है, वो इसी कारण से आ रहे हैं क्योंकि खाना खाते हैं और तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, वो पाचन अच्छे से नहीं होता, पाचन अच्छे से नहीं होगा तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अभी पहले मैं भी ये बहुत गलतियां करता था, क्योंकि साइंस है ना वो 12th में पढ़ के छोड़ दी थी, क्योंकि फिर उसके बाद कॉलेज में तो अच्छे से पढ़ी ही नहीं, कॉलेज वाली साइंस अलग थी। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे से समझ में आया ही नहीं, क्योंकि कॉलेज तो हम इंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब दोबारा साइंस पढ़ना शुरू किया, चीजें समझना शुरू किया, ठीक है, वैसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, उनकी बात हम मानते नहीं है, मान लिया करो। ठीक है, अच्छी बात होती है, अच्छी बातें बताते हैं। चलो, तो अब खाना खाने के बाद पानी मत पिया करो। ठीक है, चलो आगे याद रखना, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? पेप्सिन एंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी आंसर कीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? और आप में से कमेंट करके बताना भाई, जयपुर में किसी का सेंटर है क्या? जयपुर में, और जयपुर में सेंटर है तो कहां पर है, ये आप जरूर कमेंट करना। हो सकता है कि एग्जाम के समय पे मैं आपको मिल जाऊं, अगर वहां पर टूर बना तो, क्योंकि आज तो जा ही रहे हैं। ठीक है, जयपुर जाते ही रहते हैं, पहले जयपुर ही रहते थे, अब जाते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम के टाइम पे मिल लें आपसे। ठीक है,
तो कमेंट करके बताना कहां पर है, क्योंकि उधर आना हुआ तो आपसे जरूर मिलेंगे। तो बता देना भाई जयपुर जिनका है कि भाई राजा पार्क में है या और कहीं पर भी है, ठीक है, जैसे भी हो बता देना। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम किसका? प्रोटीन का करता है। किसका करता है भाई? प्रोटीन का करता है। क्या हो गया भाई तेरे को, तू क्यों नाराज हो गया? ठीक है, किसका करता है? प्रोटीन का करता है। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का करता है। आगे बढ़ते हैं कि पित्त कहां संग्रहित होता है, ये अपने को बताना है। पित्त कहां पर संग्रहित होता है, पित्त कहां पर बनता है, ये हमने पढ़ा था यकृत में, लीवर में। अभी हमने पढ़ा था कहां पर बनता है, लीवर और यकृत में। लेकिन इसमें पूछा है स्टोर कहां पर होता है, जो पित्त होता है वो कहां पर स्टोर होता है। ठीक है, स्टोरेज उसकी बतानी है कहां पर इकट्ठा होता है। तो पित्त कहां पर स्टोर होता है? पित्ताशय में। ठीक है, बनेगा कहां पर? यकृत में, लीवर में। और स्टोर कहां पर होगा? पित्ताशय, या इसको क्या बोलते हैं? गैल ब्लैडर बोलते हैं। गैल ब्लैडर बोला जाता है। यहां पर क्या होता है? जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो स्टोर कहां होगा? पित्ताशय। पित्त पित्ताशय, पित्त पित्ताशय। बनेगा कहां? यकृत, लीवर। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बताया सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। ठीक है, छोटी आंत क्या होती है? सबसे लंबा भाग होता है। ये देखो, भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब हम भोजन करते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? उसी को डाइजेशन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। कि भाई जो हम खा रहे हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े बनते हुए जा रहे हैं, हर प्रोसेस से वो गुजरता हुआ जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। उसी पूरी प्रक्रिया को पाचन बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइपेस एंजाइम किसका पाचन करता है? लाइपेस, लाइपेस एंजाइम देखो किसका पाचन करता है। एक अभी आया था आपका, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन से दिखाता हूं कौन सा था। कोई बात नहीं, घर की ही बात है, आराम से देख लो। ये था पेप्सिन एंजाइम। ये किसका करता है? प्रोटीन का। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम किसका करता है? प्रोटीन का करता है। वैसे ही अब पेप्सिन के बारे में नहीं पूछा हमसे, हमसे किसके बारे में पूछा है? लाइपेस। ठीक है, दोनों डिफरेंस है, तो तुक्के लगाओ तो अच्छे से लगाया करो। तो क्या हो जाएगा? लाइपेस एंजाइम किसका करता है? फैट का करता है, वसा का करता है। ठीक है, किसका करेगा? फैट का करेगा, वसा का करेगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है, फैट या वसा का कर रहा होता है, फैट या वसा का। ठीक है जी, याद हो गया सभी को? फैट या वसा का हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है? वसा में ही होती है। लेकिन हमारे शरीर को हम किससे मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो जब भी अगर आप भाई सुबह रेस करनी है, पेपर आपका पास हो जाएगा, आप मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर स्टार्टिंग से हमसे जुड़े हुए हो सॉरी, तो आराम से आपका पेपर है वो पास हो जाएगा। लेकिन फिजिकल में पीछे नहीं रहना। तो आप सुबह सुबह रेस करने जाते हो ना, तो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि हाँ दिक्कत हो रही है कि अच्छे से रेस नहीं हो पाती, ठीक है, शरीर में एनर्जी नहीं होती। तो सुबह सुबह आप थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट ले लिया करो। ठीक है, जिसमें आप क्या खा सकते हो? एक केला खा के जा सकते हो, और ज्यादा कैपेसिटी है तो 2 खा लेना। इतना पेट मत भर लेना कि रेस ही ना हो। ठीक है, और अगर केला भी नहीं अवेलेबल है तो आलू बॉयल करके खा सकते हो, वो भी अपने लिए अच्छा है। पोटैटो आराम से मिल जाता है हर जगह पे। ठीक है, कभी घर पे केला नहीं है तो आप वो ले आओ। ठीक है, अभी तो सेव का मौसम तो है नहीं, तो सेव तो रहने देना, क्योंकि सेव है कुछ लोगों को गैस भी कर देता है, दिक्कत भी होगी फिर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए, सभी के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए केला हो गया और आलू हो गया। ठीक है, और आपको पता ही होगा चने मूंग तो आप खाते ही होगे। बस चलो, ठीक है, फिजिकल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देंगे, पहले एग्जाम पास कर लो। ठीक है, चलो। और इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है? इसलिए बोल रहा हूं कि इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, वहां पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, इस भर्ती के बारे में भी अपडेट मिलता रहेगा, आने वाली और सरकारी भर्तियों के बारे में भी अपडेट मिलता रहेगा, और जीवन के बारे में भी कुछ जो चीजें मैं सीखता हूं, जो मैंने अपने जीवन से सीखी है, वो भी मैं आपको वहां पर बताता रहता हूं, ताकि आपके जीवन में काम आ जाए। ठीक है, तो इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है? तो इंसुलिन कहां पर स्रावित होता है? अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में होता है। इंसुलिन अग्नाशय में होता है। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है?
उसको कहा जाता है भाई ग्रहणी। क्या कहा जाता है? ग्रहणी कहा जाता है। ठीक है, ग्रहणी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आहार नाल की लहर जैसी गति क्या कहलाती है? आहार नाल की लहर जैसी गति क्या कहलाती है? बताओ। द वेव लाइक मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड। बताओ, इज कॉल्ड क्या कहलाती है भाई? आहार नाल की लहर जैसी गति, तो उसको क्या कहा जाएगा? देखो क्या है कि आहार नाल की लहर जैसी गति, तो आहार नाल क्या है? आराम से क्रम के अनुसार चीजें चलती रहती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? कर्माकुंचन, कर्माकुंचन बोला जाएगा। तो ये याद कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पहले हम है ना मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर हमारा ए होता था, स्टूडेंट कमेंट करते थे सर जी ए वाला मत रखो, ठीक है बी वाला रखा करो, फिर हम बी रखने लग गए। लेकिन आपको एग्जाम में तुक्के लगाने की जो मैंने ट्रिक्स बताई है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे भाई 40, 45, 48 जितने क्वेश्चंस आप करोगे, उसके अलावा आपको तुक्के लगाने हैं ना, तो उसमें ये मत सोचना कि सर आंसर करवाते थे तो बी है, ठीक है ए वाला ऑप्शन ज्यादा रखते तो ए ही है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ये मैंने उस क्लास में आपको अच्छे से समझा है, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि कैसे कैसे तुक्के लगाते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया है। तो उस क्लास को जरूर देखना, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, इंस्टा पर भी है और यूट्यूब पर भी है, क्योंकि कुछ लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते, इसलिए मैंने यूट्यूब पर भी डाल दिया था। बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, ये अपने को बताना है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन के उत्पन्न होता है। कौन सा? विटामिन के उत्पन्न होता है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन के होता है। और विटामिन के किसके काम आता है आपको पता ही है, रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है विटामिन के। ठीक है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? दो चीज आप पूछा जाएगा, छोटी आंत का भी आपसे पूछेगा और बड़ी आंत का भी। तो अभी बड़ी आंत का कर लेते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। उसमें पूछा था कि पानी का अवशोषण कहां होता है, तो पानी का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में। और इसमें क्या पूछ लिया कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, एग्जामिनर ने सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं ना वही आएंगे, लेकिन हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज कर दे। तो यहां से आप सीख सकते हो कि अगर आपने अच्छे से याद किया है तो कितनी भी लैंग्वेज चेंज कर दे आप आराम से आंसर कर लोगे। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? पानी का अवशोषण हो जाएगा। और छोटी आंत का इसमें दिया हुआ नहीं है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, आगे क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो ये हो जाएगा आपका इंसुलिन, जो अभी हमने पढ़ा था ना, तो ये क्या है? पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पाचक एंजाइम हो जाएंगे। ठीक है, लाइपेस अभी हमने पढ़ा था। मुंह में भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब बताओ, मुंह में भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब हम मुंह में भोजन लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इतने की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि उसको चबाया जा रहा है या मुंह से नीचे जा रहा है, उसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही। तो मुंह में जब हम भोजन लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? भोजन ग्रहण करना। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुंह में भोजन चबाने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तो स्टार्ट क्या हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, और उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को ही क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। लेकिन अगर बस यहां पर बात हो रही है कि हम मुंह में भोजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, घर पे बैठते हैं तो जैसे ही खाते हैं उसको क्या बोला जाएगा? भोजन ग्रहण करना। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ने वाला एंजाइम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्टार्च को शर्करा में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ने वाला, तो उसको क्या कहा जाएगा? एमाइलेज। अभी हमने पढ़ा था ना, ठीक है, कि कौन सा एंजाइम नहीं है, उसमें ये वाला दिया हुआ था, तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि आगे आ जाएगा क्वेश्चन, इसलिए। तो क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। बाकी आप सभी ने पढ़ लिया है, एक प्रोटीन का था, एक वसा का था, और एक ये आ गया जो स्टार्च को किसमें बदलता है? शर्करा में बदलता है। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसको क्या बोला जाता है? एमाइलेज बोला जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। तीनों के तीनों जो मैंने आपको बताए हैं ना, प्रोटीन वाला भी, वसा वाला भी, और ये आपको स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला भी, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्लूकोज। क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? ग्लूकोज कहा जाता है। जो हमारे अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं ना, या जहां पर भाई ज्यादा समय रहना होता है, जहां पर खाना वगैरह नहीं पहुंचाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, तो वहां पर लोग क्या लेके जाते हैं? ग्लूकोज लेके जाते हैं, जो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी निकालकर जो स्टोरेज बचती है, जो मेन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ कम से कम बनता है। समझ रहे हो? बस उसको लिया, शरीर में एनर्जी आ जाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? ग्लूकोज बोला जाता है। तो ये अंतरिक्ष वगैरह में जो जाते हैं ना, वो सभी इसी का इस्तेमाल करते हैं। पाचन तंत्र के अंत में स्थित छिद्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र के अंत में बताओ, शुरुआत कहां से होती है? मुख से होती है, चबाने से हो रही है, और अंतिम क्या होगा? बाहर निकलना। और बाहर कहां से निकलता है? गुदा से निकलता है। क्या बोलते हैं उसको? गुदा बोलते हैं। ठीक है, कहां से निकल रहा होता है? गुदा से निकल रहा होता है। तो अंत में स्थित छिद्र क्या कहलाता है? उसको क्या बोला जाता है? गुदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुदा। ठीक है, अगर आपने ये कम सुना होगा, कम बोला होगा, लेकिन जो बुजुर्ग है ना, वो गुदा ही बोलते हैं। ठीक है, चलो। आमाशय का मुख्य कार्य क्या है? आमाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो आमाशय होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो उसका होता है भाई भोजन का भंडारण और मिश्रण करना, स्टोरेज करने का काम क्या होता है? ठीक है, स्टोरेज एंड मिक्सिंग का काम होता है आमाशय का। ठीक है, आमाशय। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है? पाचन तंत्र का भाग नहीं है, बताओ। आपने यकृत के बारे में पढ़ा, हमने अग्नाशय के बारे में पढ़ा, पित्ताशय के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या है? गुर्दा क्या हो जाएगा? जो किडनी होता है वो क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र का भाग नहीं होता, क्योंकि ये पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, पाचन में कोई भूमिका ये नहीं निभाता है, तो किडनी हो जाएगा आपका, गुर्दा हो जाएगा। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना किडनी के भाई जीना संभव नहीं है, अगर आप प्रेमानंद महाराज नहीं हो तो। ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो जिए। भक्ति में शक्ति, ऐसे भी बोला जाता है ना भाई, भक्ति में तो शक्ति है ही। ठीक है, तभी तो बोलते हैं जब भी हारो, जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, ठीक है, वहां से आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब होता है कि पॉजिटिव ऊर्जा आपको देना। हम मंदिर जाते हैं और कहीं पर भी आप जाते होगे, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? दिमाग में सुकून, शांति मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मंदिर ऐसी जगह ही बनाए जाते हैं जहां पर पॉजिटिव एनर्जी आकर इकट्ठा हो रही होती है, इसलिए मंदिर मंदिर होता है। बोलते हैं ना कि वहां पर मंदिर में जाने से ये बन गया, वो बातें बन गई, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उस समय जो आपके डिसीजन हो रहे होते हैं, जो आपको करना होता है, वो सब सही हो जाता है, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए जाया करो जब भी दुखी हो, परेशान हो। वैसे तो जीवन में मैं आशा करूंगा भगवान किसी को दुखी ना रखे, सभी को खुश रखे, लेकिन जीवन में समस्याएं आती रहती है ना, तो उनसे डरना नहीं, घबराना नहीं, लड़ना है, और पॉजिटिव एनर्जी के लिए मंदिर चले जाओ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी है आपका, वहां से जा सकते हो। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है भाई अपना अग्नाशय के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंजाइम है, याद कर लेना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना क्या कहलाता है? वसा मतलब जो आपकी फैट होती है, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरीन में टूटना क्या कहलाता है? उसको क्या कहा जाता है ये अपने को बताना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जो फैट होता है, वसा होती है, ये किसमें पाया जाता है? जो भी आपकी तेलीय चीज होगी, ठीक है, जिसमें तेल होगा, जिसमें क्या होगा? ऑयल होगा, वो क्या है? उसमें जो फैट है वसा का सोर्स है।
ठीक है, फैट का सोर्स हो गया, जैसे अपना घी हो गया, तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, है ना। तो इन सभी ये क्या है, वसा है, फैट है। ठीक है, चर्बी वगैरह जो होती है, अब पता नहीं उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग खाते पीते करते होंगे कुछ, तो क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ है तो याद रख लेना। ठीक है, तो चर्बी वगैरह में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है जी, और इसका क्या काम होता है, इसका होता है जल अपघटन का काम। ठीक है, जल अपघटन का काम होता है। आगे बढ़ते हैं कि संरचना भोजन को, कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको करवाया था भाई, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कि कौन सी संरचना है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी लार है वो इसलिए मिलाई जाती है, ठीक है, भोजन के साथ इसलिए मिलती है ताकि है वो श्वास की नली में ना जाए, सीधा पाचन वाली जो और नीचे है उनमें चली जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सी संरचना है, तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, कंठज छद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा गला है ना, ये गले वाली संरचना, इसी की बात हो रही है। कंठ का मतलब क्या होता है, गला, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भोजन को चबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भोजन को चबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, चर्वण कहा जाता है। ठीक है, भोजन चबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चर्वण कहते हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि भोजन की चबाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है, और क्या होता है, वो किस रूप में बदलती है, तो वो पाचन के रूप में बदल जाती है, पाचन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो भोजन चबाने की प्रक्रिया से किसकी शुरुआत होती है, तो पाचन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि भोजन को चबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कि हम भोजन चबा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, चबाना बोलते हैं ना, कि हम भोजन को चबा रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, चर्वण बोला जाता है। ठीक है, ये साइंस का नाम है, साइंटिस्ट द्वारा दिया गया नाम है साइंस का, चर्वण। वैसे तो आप चबाना ही बोल देते हैं, तो ऑप्शंस में आपको चबाना भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सा शिशुओं में दूध के पाचन में सहायक है, यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बताओ कि निम्न में से कौन सा शिशुओं में दूध के पाचन में सहायक है, ये आपको बताना है। तो जो रेनिन नामक पदार्थ होता है, जो रेनिन नामक होता है एंजाइम, वो क्या होता है कि जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें दूध के पाचन में सहायता करता है, तो रेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रेनिन हो जाएगा। और आपको एक बात पता चली, हम क्वेश्चन नंबर 29 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये बात तो आपको पता चल गई क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक बात नहीं पता चली कि इस टेस्ट के जरिए हमने पाचन तंत्र से टॉपिक्स का हमने रिवीजन कर लिया, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी नहीं चला, आप तो सिर्फ टेस्ट देने में बिजी थे, लेकिन पाचन तंत्र वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमने पूरे का रिवीजन कर लिया है, नए क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं। वैसे तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन और नए क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्स में आएंगे उनका रिवीजन कर लिया है। तो ये स्मार्ट तरीका होता है, आपको पता भी नहीं चला और आपको एक टॉपिक भी पढ़ा दिया। आमाशय में आंशिक रूप से पचे भोजन का अर्ध तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो आमाशय में आंशिक रूप से पचे भोजन का अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भाई काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम। ठीक है, काइल और काइम में कंफ्यूज मत होना, उसको क्या कहा जाएगा, काइम। ठीक है, काइम। ठीक है, और याद कैसे करोगे, याद कैसे रखो, कम। तो इसका मतलब क्या है, आंशिक रूप से पचे भोजन का अर्ध तरल पदार्थ, तो इसका मतलब अर्ध तरल से क्या समझोगे, आधा तरल। ठीक है, आधा क्या हुआ, मतलब कम बचा अभी, तो उसको क्या करेंगे, कम, काइम। ठीक है, ये बात याद आ जाएगी एग्जाम में, टेंशन मत लो, जो मैंने आपको बताया है। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, बड़ी आंत है उसका काम क्या होता है, जो हमने पढ़ा था, पानी का अवशोषण करना, और छोटी आंत का क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों का अवशोषण करना। जो छोटी आंत होती है वो क्या करती है, पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, और जो बड़ी आंत होती है वो जल का या पानी का क्या करती है, अवशोषण करती है। ठीक है जी, तो दोनों एग्जाम्स में आती है। छोटी कौन सी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, और छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है। और यहां पर अपने ये जो 30 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं, तो कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपको याद थे। ठीक है,
और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, डेली पढ़ते हैं भाई, नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। तो सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना है और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, जो नहीं जुड़े हुए, और जो जुड़े हुए हैं वीडियो आज का है जाके देख लेना कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना चाहिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दूंगा। कोई भी आप जानकारी चाहते हो एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को लाइक शेयर आप सभी कर ही दोगे, वो तो मुझे पता ही है, और आप सभी करते हुए आ रहे हो। आप सभी का जो प्यार सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।